Assalamu alaikum to all of you. Walaikum assalam, sir. How are you? We are fine, alhamdulillah. So, have you bought the book which I recommended, or you are still waiting for the handouts or notes? Sir, we are still remaining for the handout. You told that you will submit on Monday, but you Yeah, didn't. I came, but actually it was too late. I came around 2:30. It was too late, and many had gone. But inshallah, now I'll come tomorrow. I'll come tomorrow and Okay, I'll sir. submit. Remember Okay. the set which I have. It has almost more than 100 copies. Okay, because I had to get chapters copied for your teaching of literature. There are, I think, 6 to 7 or 8 chapters which I got photocopied. Two pages on one, 2 pages on one page, and then I got the text photocopied of both the uh, poems. Uh, First one is Chaucer's Canterbury, Prologue to the Canterbury Tales, and the next one is Fairy Queen, the Fairy Queen. So both had their texts plus some important topics for the discussion. So this is a very, you can say, thick handout which has more than 100 pages. तो ये अगर आप लोग बुक की सोच लेते तो बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चूंकि अब आप लोगों ने नहीं लिया तो फिर मैंने ये करवा दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बुक्स ले लें या आप इनको लेके कॉपी करवा लीजिएगा। टुमारो इंशाल्लाह I'll give this set to मैरी शहजाद एंड सना दिलशाद, इन दोनों के हैंड ओवर कर दूंगा मैं कल। पता नहीं मैरी शहजाद, विल शी कम टुमारो? इज शी हियर राइट नाउ? यस सर। या यस सर, कल आएंगे, कल हाँ क्लास हो जाएंगे। हाँ, कल उनकी क्लास है ना, तो उनसे कहिएगा, बल्कि मैं उनसे बात कर लूँगा। शी शुड कॉन्टेक्ट मी व्हेन आई रीच देयर, सो आई विल call her. She will come to me, and then I will, in front of Madam Faryal, I will give it to her, and then you can get. तो तकरीबन मैं इसे 5-6 दिन बाद उठा लूँगा। तो आप लोग जिन जिन को चाहिए हो तो वो कॉपी करवा के अपने पास रख लें और उसको पढ़ते रहें। याद रखिएगा, आपका मिड टर्म जो है 19 को शुरू होगा। इन मिड टर्म यू विल हैव 20, मिड टर्म विल बी ऑफ 25 मार्क्स. So in the midterm, you will be asked questions related to Chaucer's Canterbury Tales and the Fairy Queen, right? And then I will also disclose your presentation as topics and assignment topics, which will cover which will cover definitely 20 marks और 5 मार्क्स। आपको पता है ना, 5 से 10 मार्क्स, इस तरह से कम से कम 5 मार्क्स तो आपके क्लास अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन और ये सब चीज़ों के भी आपके होंगे। तो ये उनके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। ये तो सिर्फ आपको मैं मार्क्स बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं, मार्क्स होते हैं, वो आपको आपकी फॉर योर गुड प्रेजेंट पार्टिसिपेशन, टाइमली सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट, टाइमली सबमिशन ऑफ योर क्लास हो रही है नहीं है बताओ। प्रेजेंटेशन, इन सब के आपको मिलते हैं। तो आप क्लास पार्टिसिपेशन के मामले में, अटेंडेंस के मामले में, यू शुड बी वेरी केयरफुल। दीज ऑल द थिंग्स काउंट फॉर अ गुड स्टूडेंट। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, is this clear? So today we are going to talk about major characters in this poem, The Fairy Queen. Does anybody have any question? In the नो morning, सर। in the morning, I sent some pictures of the book. ये वो किताब है PDF जो मैंने आपको भेजी थी। तो अगर तो आप इस पूरी किताब को खरीद लें, that is very reasonable. You are lucky, very lucky that you have such an opportunity because Urdu Bazaar is very close to you as well. Otherwise, if you get this book original, that is very expensive. It's not available here in Pakistan. You have to order it, and you'll have to pay in dollars. So, and uh,
फोटो कॉपी ऑफ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। अगर आप किसी दुकान से भी करवाएंगे तो मेरे ख्याल से ये 470 पेजेस जो है, आपको अगर वो 2 रुपये भी पर साइड करेगा तो इट विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ मिनिमम, और उसकी क्वालिटी भी कोई इतनी ख़ास नहीं होगी। और ये आपको फोटो कॉपी भी नहीं मिलेगी, प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक है, मैंने इसे अपने पास रखी हुई है आप लोगों को दिखाने के लिए। कल लेकर भी आऊँगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो मेरा मशवरा आप सबको यही है कि ये एक नायाब किस्म की किताब है जो आपको आगे भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी बहुत हेल्प करेगी। एंड यू विल नीड books as source resources and material for teaching if you want to enter in this field. Remember, if you want to be a teacher, good English language teacher, then you must have such very precious books and material and resources. Otherwise you will without books and without these materials we are nothing. Simply हम इनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो एक टीचर के पास जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है उसकी किताब होती है, उसका रिसोर्स यही होता है, उसका मटेरियल जो होता है वो सबसे अहम चीज़ होती है, तो इसको खरीद ले। बाकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ, और ये हैंड आउट सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचाती है। जैसे अभी आप पढ़ लेंगे तो चलो आपका हो गया काम, लेकिन आगे इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश ये करा करें कि किताब खरीदें, और अगर फिर भी दिल नहीं मानता, समझ में नहीं आता, फिर जो हैंड आउट्स हैं उनको कम अज़ कम ले लें। लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी ले लीजिएगा ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें, और आप का भी कंट्रीब्यूशन शेयर आप भी शेयर कर सकें अपने नॉलेज को, कुछ आपके पास भी हो। ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ ले लीजिएगा। तो मैं कल जमा करवा दूंगा और किताब भी ले आऊँगा, वो भी दिखा दूंगा, ताकि आपको जो समझ में आए वो आप डिसीजन लेकर कर सकें। क्योंकि इसमें किताब में थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो आपके पास चैप्टर्स फोटो कॉपी करवा के दिए हैं, तो मेरे ख्याल से 86 पेजेस ये बन रहे हैं। तो इनकी आप फोटो कॉपी भी करवाएंगे तो ये आपको मेरे ख्याल से कम से कम नहीं हो तो 170-80 रुपये का पड़ेगा। और जो ये पूरी किताब जो है उसके अंदर ज़्यादा सब कुछ शामिल है, तो वो 500 रुपये की। ओके, शैल वी प्रोसीड? Yes, sir. ओके, लेक्चर दो लेक्चर्स जो है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, जिसमें एक लेक्चर जो है दैट इज़ अबाउट कैरेक्टर स्केच ऑफ some characters in Chaucer's prologue to the Canterbury Tales. That lecture inshallah I will send to you tonight. और पिछले वीक का लेक्चर और आज का जो लेक्चर है, ऑल दिस लेक्चर इंशाल्लाह विल बी सेंड टू यू टुनाइट, राइट? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आज आपको रात को मिल जाएंगे। इंशाल्लाह I'll also mention inshallah your topics of teaching of literature maybe tonight or tomorrow। तो ये जब आपके पास आ जाएगी तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, और परसों क्लास में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और उनकी भी जो लेक्चर्स है पिछले वीक को इंशाल्लाह आज रात भेज दूँगा। ओके, फेरी क्वीन। Now, before talking about the characters in Fairy Queen, let's talk about first of all what Fairy Queen is. Remember, there are some writers. When we talk about those writers, so very first thing that comes to our mind, their major work. For example, if we talk about Chaucer, so what thing comes to our mind? अ, जब हम चौसर की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है? हरी अप। He's a first English poet and author of Canterbury Tales. Yeah, when we talk about Chaucer, so first thing that comes to our mind is his Canterbury Tales. His Canterbury Tales comes to our mind. Similarly, if we talk about other poets, Wordsworth की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है? When we talk about Wordsworth, so we think about nature, and his poems like Lucy Gray and some other famous poems comes to our mind. So here, when we talk about Spenser, so what thing comes to our mind? His very famous poem, The Fairy Queen. So this is his masterpiece. So this poem is an English epic. What is epic, by the way? Sir, long poem. Epic is a long. Poem. It is a long poem. Deals with what is its subject matter normally? Yes, yes. What is normally the subject matter of epic poetry? Can you give any example of other epic poetry? You must have some information about epic. थोड़ा कोशिश तो करें। There are different types of poetry. One is epic poetry, which is a long poem.
Sir, we can say that the narrative poem about hero. Long narrative poem, right? Okay. It deals actually it deals with heroes or religious topic or historical topic, right? For example, here you will find uh, John Milton's Paradise Lost. Is it is also an epic, and in modern poems you will find T.S. Eliot's Wasteland is also epic. So in epic, you'll not find love and you'll not find nature and all such things. You'll find what? You'll find the discussion of heroes. You'll find the discussion of historic things. So in detail. So this is what we have epic. So this fairy coin is an English epic poem by written by Edmund Spenser. Book 1 and 3 were first published in 1590, then republished in 1596 together with books 4 and 6. So it has one to six books. This poem is notable for its form. इसकी जो खास बात है वो क्या है इसकी फॉर्म है. It is one of the longest poems in the English language. English language में आपको चंद बहुत लंबी लेंथी poems में मिलेंगे. So it is one of them. It is also the work in which Spenser invited the verse form known as the Spenserian stanza. And the Spenserian stanza is very, famous. Many writers followed that stanza. Now, what we have in this poem, it follows several knights as a means to examine different virtues. You will find several knights in this poem, and they're talking about they're examining different virtues. The text is primarily an allegorical work, so it is also an allegory. Now, what is allegory? Inshallah, I'll discuss in the next class. In the next two sessions, we'll discuss allegory because the fairy coin is an allegory. So the text is mainly an allegorical work and it can be read on several levels of allegory. यानी कि आप इसको several कई levels पर पढ़ सकते हैं. It is as praise or later criticism of Queen Elizabeth. कुछ का कहना it is a praise of Queen Elizabeth, and some said that in the later part you'll find it is a criticism of a piece of criticism of Queen Elizabeth. क्योंकि उस दौर में जो रूलर थी वो थी Queen Elizabeth. तो कुछ का कहना है कि ही रोड दिस पोएम इन प्रेज ऑफ हर. ये पोएम उन्होंने उनकी तारीफ में लिखा और थोड़ा उसमें तनकीद भी की. In Spencer's letter of the authors, what the letter which he wrote to the authors of letter of the authors में लिखा था कि the aim of publishing this poem was to fashion a gentleman, a noble person in virtues and gentle discipline. So the aim of this poem was to fashion a gentleman or noble person. वो दिखाना चाहता था gentleman और noble person को in virtuous and gentle discipline. That how virtuous they are, कितने वो नेक उनको होने चाहिए, and gentle discipline उनको follow करना चाहिए. So through this poem is trying to show this thing. As I've already told you that he first presented 3 books of the Fairy Queen to Elizabeth in the first in 1589. 1599 में 1589 he presented first 3 books to the Queen. And who was the Queen that time? Queen Elizabeth. And that was Elizabethan era. The poem was a clear effort, and it is said that it was a clear effort to gain court favor. बहुत से लोग क्रिटिक्स का कहना है कि ये क्लियर एफर्ट था, कोशिश थी कि उसको स्पेंसर को कोर्ट का फेवर हासिल हो जाए. एंड एज अ रिवॉर्ड एलिजाबेथ ग्रांटेड स्पेंसर अ पेंशन फॉर लाइफ अमाउंटिंग टू 50 पाउंड्स अ ईयर. और उसके रिवॉर्ड में एलिजाबेथ ने क्या किया, उनको जिंदगी भर के लिए पेंशन उनके ऊपर मुकर्रर कर दी सालाना 50 पाउंड्स की. यानी उनको सालाना 50 पाउंड्स पेंशन मुकर्रर कर दिया गया उनके लिए. But there is no evidence that Elizabeth the first ever read any of the poems. तो लेकिन इसमें कोई कहीं से किसी को कोई इस हवाले से कोई एविडेंस नहीं मिला कि एलिजाबेथ ने कभी भी कोई भी पोएम जो है इस पढ़ी हो, इस पोएम का कोई भी हिस्सा पढ़ा हो.
No one knows about this thing. Now, since this royal attachment was added to the poem, so what happened that royal patronage elevated the poem to a level of success, and that made it Spencer's defining work. जब इसको royal patronage मिल गया, शाही खानदान का patronage मिल गया, so it definitely elevated the poem to a level of success. So this poem became successful, immediately. So this was a little brief, introduction about this poem. If you have any question regarding this, you can ask me. Yeah, does anybody have any question? Sir, is there any specific meaning of fairy queen? Fairy queen actually is related to Queen Elizabeth. Fairy here means, normally what do we call fairy? From fair. Fair means good. The fairy queen here means, talking about, he's praising the queen, fair queen, good queen. Hmm. One thing more, sir. Yes, please. Sir, Edmund Spencer wrote 12 books on Fairy Queen, but just 6 were published. So, means the government didn't get any other source of their books or something else. Sir, have you got my point? Do you mean that there are more than 6 books? Yes, sir. But just 6 were published and No, 7 no. one is There- incomplete. No, no, there is nothing like this, and we don't know about this thing. But the books which he wrote were published. First, 3 books and then 3 books, and these books have, I think, 12 sections, which are called canto, in which this poem is there, and of course, when we study, so we don't study the whole. We study few of them, Yeah. as we when we study, for example, जैसे आपके पास जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, वो 12 जिल्दों पर या 12 बुक्स उसकी हैं, तो हम उस पर कितनी पढ़ते हैं नॉर्मली? बुक 1 and 2, बाकियों को हम नहीं पढ़ते। ठीक है, ये एपिक पोएम है जो बहुत लंबी होती है, ज़्यादा सारी थोड़ी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा उसमें से कुछ हिस्सा हम पढ़ते हैं। द सेम थिंग विल डू हियर। Okay, But sir. basically, why was it written? So this is the main purpose. It was written in praise of Queen, and he also, criticized a bit in the later part. Okay, so let's talk about major characters in the poem. Remember, this is allegorical poem, and about allegory, inshallah, I'll tell you things later on. But here I'm just giving you a brief, description of what is allegory. Actually, allegory is a narrative description of a subject. अब आप ये सामने चीज़ें mention नहीं की, in next section inshallah I'll mention, but I'm just telling you here right now briefly. Allegory is a narrative description of a subject under the guise of another subject. Suggestivity, similar one, means it conveys one plain or literal meaning and suggests another hidden or deeper meaning. यानी कि एक meaning तो इसकी plain होगी, सिंपल लिटरल मीनिंग होगी, जबकि दूसरी जो होगी हिडन मीनिंग होगी और डीपर मीनिंग होगी। ये जो एलिगोरिकल स्टाइल होता है या एलिगोरी होती है, जो आपके पास राइट नाउ दिस पोएम इज एन एलिगोरी, और यू विल फाइंड हियर एलिगोरिकल
style, allegory. So what is allegory? In such poems, you will find two meanings. One is plain literal meaning, and second one is hidden or deeper meaning. अब इसकी वजह क्या थी? Spencer, why did he write allegory? So he wrote allegory because he lived in the age of transition, and many changes were taking place in his age. As I told you, if you remember, when we were talking about the Renaissance, so we found Renaissance was the time when many changes were taking place. It was called the revival, rebirth of ग्रीक आर्ट लिटरेचर. वो चीज़ें जिसको गलत समझा जाता था, वो चीज़ें जिसको टेबू समझा जाता था, अब वो चीज़ें क्या हो रही थी, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा था, एंड दे वर एक्सेप्टिंग एंड दे वर रिवाइविंग दोस थिंग्स. इट वाज अ टाइम व्हेन ह्यूमन माइंड वाज व्हेन इट वाज आल्सो कॉल्ड द reawakening of human mind after a long sleep. So what was happening, that there were many things which were changing, and many changes were taking place. तो स्पेंसर ने भी फिर सोचा कि मैं भी कुछ चेंज करूं, और he turned to allegory and he wrote this poem in that style. Why? Further, he wanted to cover up the several irreconcilable elements of his time under the mask of allegory. वो कुछ ऐसी चीजें थी जिसको वो कवर करना चाहता था इसके जरिए, and that is why he has presented complex picture of his age. उसने अपनी एज की कॉम्प्लेक्स पिक्चर फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही हैज प्रेजेंटेड. और अलीगरिकल जो स्टाइल था या फॉर्म था, इट वाज अ फॉर्म पॉपुलर इन मिडिवल पोएट्री. So inshallah we'll discuss this style later on in the next session. In next two sessions, inshallah we'll discuss them. Now these are the characters. For example, Arthur is the character, the central hero of the poem. He is the central hero of the poem, although he does not play the most significant role in its action. अगरचे मतलब ज़्यादा significant role नहीं है इनका, लेकिन he is the hero or central hero of the poem. Then you will find Arthur is in search of the fairy queen. Arthur जो है fairy queen को search कर रहा होता है, और इस फेरी क्वीन को वो क्या करता है कि वो विजन करता है, यानी कि उसको देखता है. ही सॉ इन अ विजन, यानी कि किसी को ख्वाब टाइप का होता है, उसमें वो उस क्वीन को देखता है. नाउ द रियल आर्थर वाज अ किंग ऑफ ब्रिटेन इन द 5th और 6th सेंचुरी एडी. 5th 6th सेंचुरी एडी में जो था एक किंग था ब्रिटेन का, रियल आर्थर उसे कहा जा रहा है. बट द लिटिल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट हिम इज ओवरवेल्म्ड बाय हिज लेजेंड. लेकिन वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर ही के तौर पर रहता है. सो आर्थर इज द सेंट्रल हीरो ऑफ द पोएम. तो ये एक आपके पास कैरेक्टर हो गया. कैरेक्टर्स का ना को याद रखिएगा, जब हम पोएम को पढ़ेंगे यू मस्ट नो द कैरेक्टर्स. इफ यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट. Fairy Queen, also known as Gloriana. She never appears in the poem. Though she never appears in the poem, the fairy queen is the focus of the poem. It is poem का जो है focus वो fairy queen ही है, लेकिन वो poem के अंदर कभी appear नहीं होती. The castle is the ultimate goal or destination of many of the poem's characters. और जो उसका castle होता है, इसका जो किला होता है, it is the ultimate goal और destination. यही मंजिल होती है, आखिरी मंजिल होती है. पोएम्स के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनकी आखिरी मंजिल क्या होता है, इसका किला होता है, इसके यानी कि महल या किले तक पहुंचना उनका होता है. काइंडली म्यूट योर माइक. जिसका माइक ऑन है, एमएन कौसर, योर माइक इज ऑन, प्लीज म्यूट कर दें उसे. काइंडली म्यूट योर माइक, अदरवाइज वी विल हैव डिस्टर्बेंस. Is this clear? Fairy Queen. So Fairy Queen is the second most important character you'll find in the poem, and it never appears in the poem. It is the focus of the poem, and the poem is named after this character.
and many characters in the poem ultimately reach this, or have to reach this castle, the castle of Fairy Queen. She represents Queen Elizabeth. I've already mentioned. She represents she represents Queen Elizabeth among others, as discussed in the commentary. Is this clear? So Fairy Queen represents here Queen Elizabeth. And who was Queen Elizabeth? She was the Queen of England from uh, I think 1537 to 1603. Then the next character, the Red Cross Knight. Knight किसे कहा जाता है? Can anyone tell me about knight? बादशाह को सर। बादशाह को नहीं कहा जाता, बादशाह तो वही क्वीन होगी यस ना। सर, Sir, a brave person. घोड़सवार को कहते हैं, हॉर्स राइडर। हॉर्स राइडर को भी नहीं कहते, वो हॉर्स राइडिंग में तो उनको एक्सपर्ट होना होता है। नाइट इज Sir, लाइक a अ brave person. यस 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 A brave person. अ ब्रेव Person. ब्रेव Maybe. पर्सन, ब्रेव तो है लेकिन पर्सन नहीं हम कहेंगे। Okay, sir. एक्चुअली नाइट इज लाइक अ कमांडर वी हैव नाउअडेज, या सोल्जर, ब्रेव वॉरियर। वॉरियर को आप कहेंगे, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सोल्जर होते हैं ना, ब्रेव कमांडो टाइप के होते हैं। सो दैट टाइम those who are very good at fighting and those who had certain you can say responsibilities, and they used to do those things very well in medieval ages, remember, especially in medieval ages. So they were knights, तो उनको knights कहा जाता था। तो रेड क्रॉस नाइट इज द हीरो ऑफ बुक वन के जो हीरो है वो आपको रेड क्रॉस नाइट मिलेगा। ही स्टैंड्स फॉर द वर्च्यू ऑफ हॉलीनेस। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ मजीद नाइट के बारे में, ताकि आपकी जो क्लियरेंस हो जाए। लेट मी शो यू नाइट फ्रॉम हियर। यार माइक को म्यूट कर दीजिए काइंडली, आप लोग माइक को म्यूट कर दीजिए। Can you see night? Yes. Yes, students, can you see the meaning of nights? Yes, sir. sir. Yes, sir. Now you can see here. You can see here. Let me make it further bigger. In the Middle Ages, Middle Ages means 12th, 13th, and 14th century. That is called Middle Ages. A man of high social rank who had a duty to fight for his king. A man of high social rank who had a duty to fight for his king. So knights are often shown in pictures riding horses and wearing armor. तो अमूमन आपको पिक्चर्स में दिखने को मिलेंगे कि वो जो है हॉर्स को राइड कर रहे हैं, एंड दे आर वेयरिंग आर्मर। और आर्मर कहते हैं जो जंगी लिबास होता है, लोहे का लिबास होता है, which are normally commanders in the past used to wear to protect their body. So they are called knights. So in the Middle Ages, it is something that existed in Middle Ages. Tales of medieval knights wandering in search of chivalrous, adventures. चौसठ से कैंटरबरी टेल में भी जो पहला कैरेक्टर अगर आपको याद होगा वो किसका था? नाइट का था। किसका था? नाइट का था। Night. चौसठ के कैंटरबरी टेल में भी जो पहला कैरेक्टर है वो नाइट का था, और उसके बाद सेकंड कैरेक्टर जो था वो किसका था? स्क्वायर, उसके बेटे का था। सो दे बोथ रिप्रेजेंट शिवलरी। ओके, लेट्स गेट बैक। सो द रेड क्रॉस नाइट, the red cross knight is the hero of book 1. He stands for the virtue of holiness. For the virtue of holiness. Holiness means sacredness. Virtue of holiness means पाक दामनी, या हम इसे कहेंगे पाक यानी कि मुकद्दस चीज के लिए हम holiness का इस्तेमाल करते हैं। His real name is discovered to be George
and he ends up becoming Saint George. तो उसका असली नाम जो होता है जॉर्ज होता है और आखिर में वो सेंट जॉर्ज बन जाता है. सेंट मतलब इनके लिए जो होता है क्रिश्चियनिटी में जो जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना क्या कहेंगे वली, तो सर उनके यहाँ भी होते हैं तो उसको सेंट कहते हैं. सेंट पीटर, सेंट जोसेफ. तो उसको वो आखिर में सेंट जॉर्ज बन जाता है, द पैट्रन सेंट ऑफ इंग्लैंड. On another level, though, he is the individual Christian fighting against evil or the Protestant fighting the Catholic Church. तो एक और लेवल पे दोनों अब दोनों हमारे सेक्शन में एक और लेवल पर वो क्या होता है, ही इज द इंडिविजुअल क्रिश्चियन. वो एक क्रिश्चियन होता है फाइटिंग अगेंस्ट इवल, जो कि बुराई के खिलाफ लड़ रहा होता है, और द प्रोटेस्टेंट फाइटिंग द कैथोलिक चर्च. एंड ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द प्रोटेस्टेंट हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च. और उस वक्त कैथोलिक चर्च के क्या हालात थे वो आपने चौसठ से कैंटरबरी टेल्स में पढ़े होंगे. एंड ऑफ कोर्स यू शुड रीड देम फर्दर. The Red Cross Knight is declared the real Saint George. He also learns that he is of English ancestry. कि वो English ancestry से उसका ताल्लुक होता है, having been stolen by a Fae and raised in fair land. So Red Cross Knight is the hero of book 1. Then you will find Ona, Red Cross future wife, and the other major protagonist in book 1, और दूसरा major protagonist hero of book 1, future wife of Red Cross. She is meek, humble and beautiful, but strong when it is necessary. She represents truth, which Red Cross must find in order to be a true Christian. So she is also a very important character. Duisa, the opposite of Una. She represents falsehood and nearly succeed in getting Red Cross to leave Una for good. यहाँ पे ये इवल को रिप्रेजेंट करती है, वो तकरीबन कामयाब हो जाती है इस अपने चाल में कि वो रेड क्रॉस जो है, वो नाइट जो है अपनी वाइफ को उन्हें को छोड़ दे. शी अपीयर्स ब्यूटीफुल बट इट इज़ ओनली स्किन डीप. वो खूबसूरत तो होती है लेकिन सिर्फ उसमें स्किन डीप होती है, नहीं सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे होती है. स्पिरिचुअली शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल. शी इज़ अ लेडी हु पर्सोनिफाइज फॉल्सहुड in book 1, known to Red Cross as Fidisa. बुक 1 में वो फॉल्सहुड को रिप्रेजेंट करती है, पर्सोनिफाई करती है, झूठ को. As the opposite of Una, she represents the false religion of the Roman Catholic Church. Guyon, it is the knight of temperance, the hero of book 2. book 2 का जो हीरो है वो Guyon है, and it is the knight of temperance. He is the leader of the knights of Maiden and carries the image of Gloriana on his shield. तो ये भी एक important character है in book 2. Marinel is the knight of the sea, son of water nymph. He avoided all love because his mother had learned that a maiden was destined to do harm him. तो ये इनका एक थोड़ा सा आपस में होता है, कुछ बिलीफ होता है. तो ये भी एक नाइट है ऑफ द सी. Despair, a distraught man in a cave, his name coming from his mood. Despair, disappointment जिसे हम कहते हैं. Using just rhetoric, he nearly persuades Red Cross Knight to commit suicide. काफी कोशिश करता है कि रेड क्रॉस जो है सुसाइड कमिट करे बिफोर उना स्टेप्स इन, इससे पहले उना उसकी जिंदगी में आती. तो डिस्पेयर जो है ये डिसअपॉइंटमेंट को रिप्रेजेंट करता है. Then you'll have the character Archimago next to Diusa, a major antagonist in book 1. ये विलन का कैरेक्टर प्ले करता है उना के ड्यूसा के साथ. And it is a sorcerer capable of changing his own appearance or that of others. ये किस्म का क्या कहेंगे हम उसे, जादूगर होता है जो कि खुद की अपीयरेंस को भी चेंज करता है और दूसरों को भी वो जो है चेंज कर सकता है, कुछ का कुछ बना सकता है. ब्रिटोमार्ट, द हीरो ऑफ बुक 3, द फीमेल वॉरियर. ये खातून वॉरियर होती है हु रिप्रेजेंट्स चेस्टिटी, और जो कि चेस्टिटी को क्या कहेंगे हम, चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती हैं. एंड शी इज virgin. She is a skilled fighter and strong of heart with an amazing capacity for calm thought and troublesome circumstances. She is very tolerant as well. She is chaste, but she also desires true Christian love. So she is a very pure character here. Florimel, another significant female character in book 3.
and she represents beauty. She's also chaste. Satyran, he's the son of a human and a satyr, half human, half god creature, and he is nature's knight. ये भी nature, ये knight and nature's का the best a man can be through his own natural abilities. He is significant in both book 1 and 3. Is this clear? So these are some major characters you will find in Fairy Queen. Let me mark your attendance first, please. I'm just taking the picture of your participant list. Yeah. Does anybody have any question regarding this? Yeah, regarding these characters, does anybody have any question? Is my voice coming to all of Yes you sir, clearly? yes sir, no question sir, clear. तो ये आपके पास कैरेक्टर्स हैं, इनको आप काइंडली ध्यान में रखिएगा. The purpose of telling you is to just keep them in your mind, because when I teach you poem through the text, so these character will keep on coming. If you know about these character, it will be easy for you to understand the poem. If you don't know about this character, then you will be in trouble, because this character represents something. ये कुछ ना कुछ represent करते हैं. जैसे the central hero of the poem is Arthur. You'll not find significant role of Arthur, but he's the hero of book 1 of the poem. Then you will find Fairy Queen. Fairy Queen never appears in the poem, but you will find that she is the focus of the poem, and the poem is named after her. Now remember, it is right now 10 o'clock. Inshallah, we will meet at 10:45 with the topic allegory in the Fairy Queen. We will discuss what allegory is in detail, and we'll discuss allegory in all. We'll try to discuss them in all 12 cantos. How allegory is playing its role, and how he's using allegorical examples and allegory in his poem. So, inshallah, we'll discuss this thing in the next two sessions, right? So the next session will start inshallah at 10:45. You have 1 minute 40 seconds. If you have any question regarding the characters, you can ask. The Red Cross Knight, very important character here, especially the hero of book 1. And what is called knight, I've already mentioned this thing to you. Sir, I have a question. Yes. Sir, without knowing poem, how we can understand the character? Without Knowing poem तो पढ़ा नहीं है सर हमने. हाँ, तो देखें, डायरेक्ट अगर आपको पोएम पढ़ा देता तो आपको समझ में नहीं आता. तो पहले मैं थोड़ा सा एक तरह से ग्राउंड हमवार कर रहा हूँ ना आपके लिए. मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आपको एक बड़ा टारगेट चेस करना, तो ऐसा तो नहीं है पहले जाते साथ ही आप छक्के चौके मारना शुरू कर देंगे. पहले आप सिंगल्स डबल्स लेंगे, थोड़ा पिच को समझेंगे और पिच पे बॉलर को भी समझेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे. उसके बाद फिर क्या होगा कि अचानक आप रन स्कोर करना शुरू कर सकते हैं. तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो यहाँ भी थोड़ा आपको मैंने पहले इसका बता दिया कि पोएम के हवाले से इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये पोएम बेसिकली है क्या, इसका स्टाइल क्या है. अब ये चीज़ें बता देना. अब हम जब पोएम को पढ़ेंगे तो आसानी होगी हमारे लिए समझने में, वरना तो डायरेक्ट पढ़ने में तो मुश्किल होता है. बात समझ में आ रही है? तो बैकग्राउंड नॉलेज, तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स उनके बारे में कुछ पता हो, तो उसका थीम पता हो, तो इससे क्या होगा, व्हेन यू अंडरस्टैंड द रियल टेक्स्ट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. That's all. So see you inshallah at 10:45.
अल्लाह हाफिज. Correct.